दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल एडी साइंस प्रयागराज में आपका स्वागत है। और मैं आशुतोष सर और आपको केमिस्ट्री में पढ़ा रहा था मैं सॉल्यूशन विलयन। उसमें मैंने आपको बता दिया था विलयन क्या है और विलयन के प्रकार क्या है, उसमें विलय और विलायक भी बता दिया था। और उसी में मैंने सांद्रता व्यक्त करने की ढेर सारी विधियां थी, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम और मोलरता, मोल प्रभाव, वो सारी चीज मैं बता दिया था। आज मैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहा हूँ और दैट इज द विलेयता। क्या मैं बताने चल रहा हूँ आपको? विलेयता। अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ विलेयता, और आपको पता है कि विलेयता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्बिलिटी। क्या बोलते हैं भैया? सॉल्बिलिटी। या अब जैसे बात करूं विलेयता होता क्या है। अच्छा, आपने पढ़ा था कि जो विलयन होता है, विलयन में दो पार्ट होते हैं, एक आपका विलय होता है और दूसरा आपका विलायक होता है। दो ही चीज होती है, पार्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूं भाग। भाग का मतलब कि वो उसके प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसमें एक विलय और दूसरा विलायक, और जब विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो उसमें ढेर सारी कंडीशन होती है। जैसे मैंने बोला कि विलय आपका द्रव भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है यानी कि ठोस, और गैस भी हो सकता है। विलायक भी कुछ तरीके से हो सकता है। टोटल 9 टाइप्स के थे। तो अब जो विलेयता होता है, विलेयता का मतलब क्या होता है? जैसे मैं किसी विलय को, मैंने बोला क्या, किसी विलय को किस में मिलाया जाता है? विलायक में मिलाया जाता है। फिर से सुनिएगा, किसी विलय को किस में मिलाया जाता है? विलायक में मिलाया जाता है। और वो आसानी से क्या हो जाता है? इसमें घुल जाता है, या आसानी से मिल जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो। आसानी से क्या होता है? मिल जाता है। वो जो उसकी कितनी मात्रा उसमें मिल रही है, वो तेजी के साथ उसमें क्या हो रहा है? डिजॉल्व हो रहा है, वही उसकी क्या कहलाता है? सॉल्बिलिटी कहलाता है। ये सॉल्बिलिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि मैं सॉल्बिलिटी के टर्म में बात करूं तो मुझे ये 3 टर्म दिखाई पड़ता है। जैसे कि पहले क्या? ठोस का द्रव में, और दूसरा मैंने लिखा द्रव का द्रव में, और फिर अगला मेरा क्या है? द्रव का, सॉरी, गैस का द्रव में, गैस का द्रव। तो मुझे यहाँ 3 टाइप करके पढ़ना। पहला क्या पढ़ना है कि ठोस का द्रव में, और दूसरा क्या? द्रव का द्रव में, और तीसरा क्या? गैस का द्रव में। मतलब कुल मिलाकर मुझे ये देखना है कि सबको मैं द्रव में ही मिला रहा हूँ। ठोस को द्रव में मिलाया, फिर द्रव को द्रव में मिलाया, फिर गैस को किसमें मिला रहा हूँ? द्रव को द्रव में मिला रहा हूँ। अब इसका एग्जांपल भी शायद मैंने आपको बताया था कि ठोस का द्रव में, जैसे मैंने सपोज दैट बात किया यूरिया। यूरिया को मैंने किसमें मिला दिया? जल में मिला दिया। ये आपका क्या? ठोस का द्रव हो गया। दूसरा द्रव का द्रव में इथेनॉल मिला दो। इथेनॉल को किसमें मिला दिया मैंने? वाटर में मिला दिया, यानी कि जल में मिला दिया। गैस का द्रव में ऑक्सीजन आपको पता है किसमें डिजॉल्व रहता है? जल में। ये क्या हो गया आपका? तीनों टाइप थे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइम बात करने चल रहा हूं, जो आपका सॉल्बिलिटी है वो किसमें सॉल्बिलिटी? गैस की द्रव में, सॉरी, ठोस की द्रव में विलेयता। चलिए सबसे पहला टर्म मैं स्टार्ट करता हूं जो सॉल्बिलिटी का है, वो क्या है भैया? ठोस का द्रव में विलेयता। ठोस का द्रव में विलेयता। अब ठोस का द्रव में विलेयता क्या होता है? अब जैसे समझिए कोई मेरे पास सॉलिड है, उसको मैंने लिक्विड में मिला दिया। फिर से सॉलिड को मैंने किसमें मिलाया? लिक्विड में मिलाया। अब सॉलिड में सपोज दैट मैंने बात कर लिया यूरिया, एनीथिंग, कुछ भी आप ले सकते हो जो डिजॉल्व हो जाना चाहिए वाटर में। यूरिया को मैंने किससे मिला दिया? जल में मिला दिया। और जब आप यूरिया को जल में मिलाओगे तो डिजॉल्व होगा। अब डिजॉल्व होगा तो इसमें भी ढेर सारे प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है कि जो डिजॉल्व हो जाता है, यानी कि इसका क्या होगा? विघटन होगा। विघटन का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें मैंने बोला क्या है? वाटर है। क्या है भैया? वाटर है। अब ये आपका क्या है? वाटर है। इसे मैंने क्या डाल दिया? यूरिया डाल दिया सपोज दैट। और जब मैंने इसमें सॉलिड, ये आपका क्या है भैया? सॉलिड। जब इस यूरिया को मैं इस वाटर में डालता हूं तो जैसे जैसे ठोस को मैं द्रव में मिलाते जाता हूं, मुझे ये समझ में आता है इसकी सांद्रता, किसकी सांद्रता? इस पूरे विलयन की जो सांद्रता है, ये बताओ घटेगी कि बढ़ेगी? ये पूरे विलयन की सांद्रता धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अरे ऐसे समझिए ना, चीनी को पानी में मिला रहे हो, अब जितना ज्यादा चीनी पानी में मिलाओगे धीरे धीरे उसमें क्या होगी? उसकी शरबत की सांद्रता बढ़ती चली जाती है। लेकिन हाँ, एक लिमिट तक मिला ना। अगर एक लिमिट को आप क्रॉस कर देंगे तो भैया वो सॉल्बिलिटी जो होता है, यानी कि जो विलय विलायक में घुल रहा है, वो विलय विलायक में घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को भी मैं बताऊंगा क्या कहते हैं। तो मैंने बोला अभी जब यूरिया को आप वाटर में मिलाते हो तो, या चीनी को पानी में मिलाते हो तो लगातार ये क्या होता है? उसमें घुलता जाता है।
और जैसे जैसे घुलेगा वैसे वैसे इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और सांद्रता बढ़ती जाएगी यानी कि इसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगी और इसके बाद ये बढ़ना क्या हो जाती, बंद हो जाती है। तो जो आपका ठोस का द्रव में विलेयता है, जब आप इसमें सॉलिड को लिक्विड में मिलाए थे तो वो भी तो विलेयता ही है और इससे सांद्रता इसकी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो भैया इस प्रोसेस को बोलते हैं विघटन। क्या बोलते हैं, विघटन। अब एक प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि अभी विघटन समझ में आ गया। विघटन का मतलब क्या है, जब आप ठोस को द्रव में मिलाते हो, ठोस को किसमें, ऐसे सपोज दैट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि आपने चीनी को पानी में मिलाया तो लगातार घुलता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें एक प्रोसेस और होता है, जैसे मेरे पास कंटेनर है, इसे मैंने बोला वाटर है, इसमें क्या है, वाटर, इसमें आपने सुक्रोज को मिला दिया, यानी कि क्या, चीनी की बात कर रहा हूं। जब आप इसमें चीनी मिला रहे हो लगातार, ये मेरा क्या है, वाटर। अब चीनी एक कंडीशन बाद पानी में तो मिल रहा है, लेकिन आप देखे होंगे कभी कभार ऐसे सोल्यूशन में तो इसमें छोटे छोटे ऐसे कण निकलते हैं, ऐसे छोटे छोटे कण बने रहते हैं, सॉलिड ऐसे टाइप बने रहते हैं, ये सॉलिड। ये जो कण है इस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। एक तो मेरा मैंने बोला था चीनी को जब आप पानी में मिलाते हैं तो टोटली डिजॉल्व हो जा रहा है, यानी कि टोटली घुल जा रहा है। लेकिन अभी एक प्रोसेस ऐसा भी है कि जिसमें से छोटे छोटे कण, ऐसे जैसे मेरे पास एक ग्लास है, ग्लास मैंने पानी को और पानी मैंने चीनी को मिलाया, तो इसमें देखेंगे छोटे छोटे नीचे, उसके सिर्फ यहाँ नीचे, यहाँ इस वाले सतह पर, तो यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड के रूप में वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण। इसको मैंने क्या बोला, क्रिस्टलीकरण। तो सॉलिड इन लिक्विड कंडीशन, यानी कि जब ठोस को द्रव में मिलाते हो उसमें दो तीन कंडीशन आपने समझा। पहला क्या, मैंने जब ठोस को द्रव में मिलाया था मैंने बोला टोटली क्या हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, डिजोल्यूशन प्रोसेस कहलाता है। एक मैंने दूसरा ये बोला कि जैसे जैसे आप सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे इसकी सांद्रता लगातार क्या होगी, बढ़ती जाती है। और तीसरी बात अभी मैंने बताया कि कुछ अभी इसमें के सॉलिड, जब आप सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हो ठोस को द्रव में, तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके नीचे वाली तली पर क्या होते हैं, जमने लगते हैं। जमने लगने का मतलब है कि वो सॉलिड ही रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण, या क्रिस्टली अणु भी बोल सकते हैं आप। तो यहां पर मैंने तीसरा बता दिया, क्या, क्रिस्टलीकरण। क्या बोला, क्रिस्टलीकरण। ये आपका था सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा, इसमें एक विशेष स्थिति है कि भैया जब आप इसमें ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो उसके लिए भी कुछ लिमिटेशन होती है। अब मैंने बोला कि जैसे चीनी को पानी में मिला रहे हो, नहीं घुल रहा है, खूब ज्यादा मात्रा में घुला, उसके बाद आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, अब बोलो सर अभी भी घुल जा रहा है, भैया अब उसमें आपने कंडीशन चेंज कर दिया। जब मैं विलेयता की बात करता हूं तो उसमें दो तीन चीज होता है कि वो फिक्स्ड टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिक्स्ड टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि स्थिर ताप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्थिर ताप होना चाहिए। अच्छा, स्थिर ताप के साथ भैया सांद्रता भी उसकी क्या होनी चाहिए, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है, यानी कि विलेयता, क्या मैंने बोला, और सॉरी, विलायक, विलायक, विलायक की मात्रा भी क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, वो भी चेंज नहीं करना। अगला चीज मैंने बोला आपका सांद्रता, सांद्रता तो बता ही दिया, विलायक की मात्रा वैसे सांद्रता से ही मतलब होगा। दाब भी क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, दाब भी क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें क्या है, जरूरी है। और अगर इसको आप चेंज कर रहे हो तो सीधी सी बात है भैया, उसके सॉल्युबिलिटी यानी कि उसके विलेयता पर क्या होगा, प्रभाव। प्रभाव का मतलब या तो कम होगा या तो फिर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब ठोस को द्रव में मिलाते हो तो मैं ये संदर्भ बात करता हूँ कि टेम्परेचर वहां पर फिक्स है और उसके बाद विलायक की मात्रा भी फिक्स है। मैं विलय की मात्रा भले चेंज कर रहा हूं लेकिन विलायक उसमें फिक्स है। और दाब, दाब का भी मान बिल्कुल क्या है, स्थिर। अब ये जो आपका विलेयता होता है ये डिपेंड करता है किसी पर। जब ठोस को द्रव में मिलाते हैं ये भैया डिपेंड भी तो करता होगा। तो इसके कौन कौन से कारक होते हैं, चलो देख लेता हूं। इसके कारक में मैंने बोला क्या, जब आप ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो इसके कौन कौन से कारक। और जब आप ठोस को द्रव में मिलाते हो तो सबसे पहला कारक होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि मेरा जो विलायक है वो किस टाइप का है। अच्छा, आप बोलोगे सर क्या इसके शेप साइज पर निर्भर करता है क्या, नहीं, कंटेनर के शेप साइज पर निर्भर नहीं करता है। मैंने बोला जैसे ये आपने कोई कंटेनर बनाया था, इसका शेप साइज क्या है, यानी कि आकार आकृति, आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता।
लेकिन हाँ, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसमें आता है ध्रुवीय अध्रुवीय अणु आते हैं, उसमें किसी में ज्यादा तेजी के साथ डिसॉल्व हो जाता है, किसी में कम तेजी के साथ डिसॉल्व होता है। यानी कि क्या मैं बोल रहा हूँ, विलायक की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, उसका नेचर कैसे है विलायक का। कभी कभार तेजी के साथ उसमें डिसॉल्व हो जा रहा है, कभी कभार स्लो डिसॉल्व हो रहा है। तो दूसरी बात, और मैंने बोला कि आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो कंटेनर किसका भैया, आकार आकृति कंटेनर, यानी कि जिस पात्र में आप मिला रहे हो उसका साइज क्या है, शेप साइज, उससे कोई मेरा मतलब नहीं। तीसरी बात ये कि भैया ये किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हो सकता है उसका सॉल्वेबिलिटी बढ़े या फिर सॉल्वेबिलिटी घटे। इसमें भी दो प्रोसेस हो सकता है, या तो बढ़े या तो घटे। अब इसमें जो मैंने दो प्रोसेस बोला है, या तो घट सकता है या तो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। अच्छा, आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, एक आपका होता है उष्मा शोषी और एक होता है उष्मा छेपी। तो इसमें भी दो कंडीशन है, एक होता है मैंने बोला उष्मा शोषी और एक क्या होता है उष्मा छेपी। ये जो आपका उष्मा शोषी होता है ना, इसका मतलब क्या है, उष्मा अवशोषित होती है। अवशोषित का मतलब उसके अंदर प्रवेश करती है, और उष्मा छेपी का मतलब उष्मा कहां जाती है, बाहर जाती है। जो उष्मा शोषी प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, अगर आपने टेम्परेचर का मान बढ़ा रहे हो, फिर से सुनिएगा, उष्मा शोषी की मैं बात कर रहा हूं, अगर इसमें आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं तो इसके दौरान भैया इसकी विलेयता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फिर से, उष्मा शोषी प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसमें क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इसकी विलेयता भी बढ़ती चली जाएगी। विलेयता का मतलब उतना तेजी के साथ उसमें डिजॉल्व होना स्टार्ट कर जाएगा। तो भैया उष्मा शोषी प्रोसेस में जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वैसे वैसे उसकी भैया सॉल्युबिलिटी, उसकी क्या मैंने बोला, सॉल्युबिलिटी, यानी कि क्या, सॉल्युबिलिटी दिख रहा है वहां, सॉल्युबिलिटी यानी कि इसकी विलेयता क्या होती है, ये भी साथ में बढ़ती जाती है। अगर मैं बात करता हूं उष्मा छेपी, किसकी बात करता हूं, उष्मा छेपी, इसमें अगर ताप का मान आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे होते, जैसे जैसे ताप का मान बढ़ाओगे, इसकी भैया विलेयता यानी कि जो आपका सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, वो वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। यानी कि इसमें दो प्रोसेस था, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उष्मा छेपी होगा, सॉरी उष्मा शोषी होगा। उष्मा शोषी का मतलब उष्मा को अवशोषित कर रहा है। इस दौरान अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और अगर आपका उष्मा छेपी होगा तो इसमें टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता क्या होती है, घटती चली जाती है। तो इस पर डिपेंड किया। पहला क्या, विलायक की प्रकृति आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे उसमें दो कंडीशन है, एक बार विलेयता बढ़ भी सकती है और दूसरी बार मैंने क्या बोला, घट भी सकती है। अच्छा, तीसरा आपका है सर, दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब पर। वैसे अगर इसमें बात करें तो जो आपका सॉलिड को जब आप लिक्विड में मिलाते हो तो प्रेशर का कोई वैसे रोल होता नहीं, कोई मतलब विशेष स्थिति नहीं होती कि इसमें दाब पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हाँ, दाब पर प्रभाव पड़ता है। एक केसेस होता है मेरे पास, जब मैं गैस को द्रव में मिलाता हूँ, गैस द्रव में मिलेगा, मतलब समझ रहे हो, जैसे गैस मैंने ऑक्सीजन बोला जल में मिल रहा है या किसी और में मिल रहा है, इस टाइप का, तो उसमें वो डिपेंड करता है, क्योंकि गैसियस में होता है ना, तो उस पर दाब जितना लगाओगे ना, वो उतना ज्यादा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर सॉलिड की बात करें, खुद भी रिजिड होता है, तो सॉलिड को जब लिक्विड में मिलाते हैं इस पर ज्यादा प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है। तो आपने क्या पढ़ा अभी, विलेयता क्या है, विलेयता में मैंने बताया था टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी, इसमें मैंने बोला था जैसे कि तीन टाइप आपको स्टडी करना है, कैसे, पहले ठोस का द्रव में, और फिर द्रव का द्रव में, फिर द्रव का सॉरी गैस का द्रव में। अब उसके बाद फिर मैंने बताया किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन कौन से इसके कारक होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कैसे भैया, कि जैसे जैसे इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट का जो नेचर होता है, सॉल्वेंट का नेचर का मतलब विलायक की जो प्रकृति होती है उस पर डिपेंड करता है। तो कोपोलर नॉन पोलर यानी कि ध्रुवीय अध्रुवीय दो प्रकार के होते हैं, उस पर नहीं जाना, वो सब क्लास 11 का टॉपिक। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी दो टाइप का था, एक आपका उष्मा शोषी था और दूसरा आपका उष्मा छेपी था। उष्मा शोषी था तो जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, वैसे वैसे इसमें क्या हो रही थी, विलेयता बढ़ती जा रही थी। और अगर आपका उष्मा छेपी होता है तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो ये था आपका क्या, ठोस की द्रव में विलेयता। अब मैं बात करने चल रहा हूं आपका क्या भैया, गैस की द्रव में विलेयता। किसकी बात कर रहा हूं, गैस की, किस में भैया, द्रव में विलेयता। अच्छा, गैस की द्रव में विलेयता यानी कि क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की द्रव में विलेयता, सॉरी
गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस, सॉरी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब इसका मतलब क्या है, जब आप गैस को द्रव में मिलाते हो, अब जब गैस को द्रव में मिलाते हो तो उस दौरान क्या होता है, इसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुझे ये देखने की जरूरत है। अब जैसे कि सपोज करता हूं कि कोई मान लीजिए कंटेनर है, ऐसे कंटेनर की बात करता हूं, इसमें क्या है, वाटर होगा, और इसमें कोई गैस आ रहा है, इसमें कोई गैस डिजॉल्व होना चाहता है। तो अब आप ऐसे बताइए, क्या इस पर प्रेशर पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर इस पर इफेक्ट डाले, ऑफ कोर्स प्रेशर ही सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने वाला होता है। और इसी के संदर्भ में एक आपके साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हेनरी, इसी के संदर्भ में हेनरी ने बताया था, और इसी संदर्भ में आपको पढ़ना है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है, इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे कि कोई मान लीजिए क्या है, कंटेनर है या कोई वाटर है, इसमें कुछ कंटेनर में क्या है, वाटर है। अब कंटेनर वाटर है या कोई भी द्रव है, इसमें क्या किया जाता है, गैस को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है, गैस को मिलाया जाता है। इसी के संदर्भ में हेनरी ने अपना क्या किया था, एक नियम प्रस्तुत किया था। अच्छा, इन्होंने क्या बताया था कि ये जो इसमें गैस को आप द्रव में मिला रहे हो, यानी कि क्या, गैस को किस में मिला रहे हो, द्रव में मिला रहे हो, यानी कि गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इन्होंने बोला कि जो गैस को आप द्रव में मिलाते हो, सब जो गैस को द्रव में मिलाया है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसको मैं लिखूं तो क्या मैंने लिखा, गैस इन लिक्विड, सॉरी, गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो आप गैस को द्रव में मिला रहे हो, इसकी जो विलेयता है, ये इसके दाब, क्या बोला मैंने, दाब, यानी कि पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे उसमें प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे उसका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। Solubility of gas in liquid is directly proportional to its partial pressure. So formula S directly proportional P. इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, S इक्वल, S क्या है, गैस इन लिक्विड है, S इक्वल क्या, अब अगर यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या होता है, KH, ये हेनरी कांस्टेंट होता है, एंड दिस इज द P, S इक्वल KHP। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, विलेयता होती है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल अंश या मोल प्रभाज, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अब मोल अंश या मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसी को मैं एक दूसरे लाइन में कैसे लिख सकता हूं, सामने देखिएगा। मैंने बोला कि अभी क्या बोला, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि जो आपकी विलेयता है, किसकी विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, उसके आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये जो आपका गैस को लिक्विड में आप मिला रहे थे, इससे मैंने बोला कि जो विलेयता है, क्या है भैया, विलेयता, और किसकी विलेयता, गैस की द्रव में, गैस की द्रव में, जो गैस की द्रव में विलेयता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आंशिक दाब के, किसके होता है भैया, आंशिक दाब, आंशिक दाब के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो आंशिक दाब है, ये भी प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन, यानी कि क्या, मोल अंश। अभी मैंने एक आपको इक्वेशन बताया था। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly to its proportional partial pressure and also it's proportional to its mole fraction। विलेयता, आंशिक दाब, यानी कि जितना प्रेशर आप बढ़ाओगे उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी, और उसी के साथ साथ उसका मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोलन से भी बढ़ता जाएगा। तो मैं अगर यहां पर लिखूं आंशिक दाब P, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल अंश, तो मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं, काई से, काई का मतलब वही यक्ष आप डिनोट कर सकते हो। अब यहां से अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कुछ क्या जुड़ेगा, कांस्टेंट, आपका क्या जुड़ गया, KH। सो फार्मूला क्या मिला आपका, P इक्वल KH काई। अच्छा, अगर आप इसको एक टर्म और लिख सकते हो तो मैंने अभी बताया था, अथवा करके अगर आप लिखना चाहें तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब यहां का साइन हटाओगे तो S इक्वल क्या होगा, KHP, S इक्वल क्या होगा, KHP। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक फार्मूला से याद कर लेना, क्या, सपा, समाजवादी पार्टी नहीं है, सपा
S directly proportional to P. What is the S? S is the solubility and P is the partial pressure. और जो partial pressure यानी कि जो आंशिक दाब है ये किसके अनुपाती होता है? मोलेंस के होता है। अच्छा मैं लिख क्या सकता हूं कि भैया फिर से सुनिएगा, विलेयता जैसे जैसे विलेयता बढ़ेगी यानी कि उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा और पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा यानी कि उसका क्या बढ़ेगा? मोल अंश भी बढ़ता जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या लिखा कि जो पार्शियल प्रेशर है यानी कि P क्या है? आंशिक दाब। P क्या है भैया आपका? आंशिक दाब। और ये जो मैंने काई लिखा ये क्या है आपका? मोल अंश। ये क्या है आपका? मोल अंश। और KH क्या है भैया आपका? हेनरी नेतांक। KH को क्या बोलते हैं आप? हेनरी नेतांक, हेनरी कांस्टेंट। तो यहां से मेरा क्या हो गया? एक फार्मूला आ गया जिसे हेनरी ने प्रस्तुत किया था और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हेनरी लॉ बोला जाता है। तो हेनरी लॉ में क्या लिख सकते हैं आप कि जो गैस की द्रव में विलेयता है, लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्या? गैस की द्रव में विलेयता उसके आंशिक दाब का मतलब पार्शियल प्रेशर, भाई जो उसके लग रहा है प्रेशर, इसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और आपको पता है कि जो आंशिक दाब होता है ये मोल फ्रैक्शन यानी कि मोलेंस के अनुक्रमानुपाती, यानी कि तीनों एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैंने यहां पर एक फार्मूला लिख दिया क्या? P इक्वल के एच एक्स। पी लिख सकते हैं, एक्स का मतलब इकाई है आपका मोल फ्रैक्शन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों फार्मूला एक ही है, एज ऑलवेज जैसे आपकी मर्जी लिख सकते हैं। तो ये क्या था आपका? हेनरी लॉ था। ये क्या था भैया आपका? हेनरी लॉ था। तो हेनरी लॉ शायद समझ में आ गया होगा। मैंने बोला क्या? विलेयता जो होता है उसके आंशिक दाब P के अनुक्रमानुपाती होता है और साथ में जो आंशिक दाब होता है यही क्या होता है? मोल अंश के भी क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। चलिए जो मेरे पास इक्वेशन आया इसी से मैं थोड़ा चेक करता हूँ। एस इक्वल आपने क्या लिखा? मार्कर चल नहीं रहा। एस इक्वल आपने क्या लिखा भैया? या पी इक्वल आपने क्या लिखा? के एच और काई लिखा या अच्छा अगर मैं यहां से के एच इक्वल लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? के एच इक्वल मैं लिखूंगा पी अपान काई। ये आपका फार्मूला आ जाएगा। यानी कि हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि जैसे जैसे मोल अंश का मान आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे किसका मान बढ़ाओगे? मोल अंश का मान बढ़ाओगे, केएच वैसे घटता है। या फिर ऐसे बोलो केएच जितना ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन उतना कम होगा, और मोल फ्रैक्शन कम का मतलब आपकी विलेयता भी उतनी क्या होगी? कम होगी। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं भैया? सपोज दैट अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि जैसे जैसे केएच क्या होगा? बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी विलेयता, विलेयता का मतलब क्या लिख रहे हो? गैस की द्रव में, किसमें भैया? गैस की द्रव में। ये बताओ बढ़ेगा कि घटेगा? ये क्या होगा? घटेगा। और जैसे जैसे गैस की द्रव में विलेयता घटेगी वैसे वैसे इसका मोलेंस भी क्या होगा? ये भी घटता जाएगा। ये KH बढ़ रहा है, विलेयता घट रही है और मोलेंस भी उसके साथ में क्या हो रहा है? आपका मोल अंश भी क्या हो रहा है? मोल फ्रैक्शन भी इसका घटता जा रहा है। यानी कि जो KH है वो किस पर डिपेंड करता है? और वो डिपेंड करता है उसके सॉल्युबिलिटी पर। जैसे अब मैंने आपके सामने एक मान ली सपोज दैट मैंने ऐसे लिख दिया कि एक कंटेनर है और ये दूसरा है और ये क्या है? तीसरा कंटेनर है। ये अलग अलग टाइप के कंटेनर है। इसमें KH की वैल्यू सपोज दैट मैंने लिखा यक्स, क्या है? यक्स, या सपोज दैट ऐसे कुछ भी लिख लेता हूँ, हाँ यक्स ही लिख लेता हूँ। इसमें KH मैंने लिखा 2x है और इसमें मैंने KH लिखा क्या? 3x। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा बताइए सॉल्युबिलिटी किसकी है? विलेयता सबसे ज्यादा किसकी? तो आप बोलोगे सर ये बताइए जिसमें KH सबसे ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, यानी कि सॉल्युबिलिटी विलेयता सबसे कम किसकी होगी? भैया KH का मान सबसे कम इसमें है, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये आपका सबसे कम है KH, और जैसे KH सबसे कम उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि सबसे अधिक विलेयता है। ये क्या है? सबसे अधिक है। और इसमें विलेयता क्या होगी? सबसे कम होगी। इसमें क्या होगी? सबसे कम होगी। अब विलेयता कम हो गई। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें है? तो वही काम, जब भैया विलेयता सबसे अधिक है तो मोलेंस भी क्या होगा? सबसे अधिक। और इसमें अगर विलेयता क्या है? सबसे कम है तो मोलेंस भी क्या होगा? सबसे कम। तो हेनरी लॉ समझ में आया? हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग टू ये बताया था जब किसी गैस को द्रव में मिलाते हैं, जब किसी गैस को किसमें? द्रव में मिलाते हैं, तो जो उसकी विलेयता होती है यानी कि जो उसके घुलने की दर है वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके मोल फ्रैक्शन की, यानी कि उसके क्या? मोल अंश के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और जो मोल अंश होता है यही किसके अनुक्रमानुपाती होता है? उसके दाब के।
पार्शियल प्रेशर, उसके आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती। तो ये क्या था आपका हेनरी लॉ था। अब इसके बात करेंगे थोड़ा बहुत एप्लीकेशन। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ हेनरी का जो है एप्लीकेशन क्या है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसमें एग्जांपल भी बता दिया कि किसकी सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, कैसे जिसमें केएच का अलग अलग मान लिख दिया। अच्छा सपोज दैट मैंने ऐसे सामने किसी केएच का मान लिखा, आप बताइएगा जल्दी से कि इसमें सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी किसकी है। जैसे केएच मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा, एक मैंने केएच की वैल्यू लिखा है 120, ऐसे मैंने लिख लिया है, मतलब एनीथिंग कुछ भी ऐसे मैं किसी का भी सपोज कर सकता हूं। और दूसरा मैंने केएच की वैल्यू लिखा है 100, और तीसरा मैंने केएच की वैल्यू लिखा है 60। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा विलेयता किसमें, गैस की द्रव में विलेयता की मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा इसमें विलेयता किसकी, इसकी या फिर इसकी, भैया जिसका सबसे कम होगा इसकी विलेयता सबसे क्या होगी, अधिक होगी। विलेयता क्या होगी, सबसे विलेयता सबसे अधिक। और जिसमें केएच की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसकी विलेयता क्या होगी, सबसे कम होगी। इसकी विलेयता क्या है, सबसे कम है। और जब विलेयता सबसे कम तो मोल अंश भी क्या होगा, सबसे कम होगा। अब मैं बात करता हूं इसके क्या एप्लीकेशन। चलिए तो मैं बात करने वाला हूं हेनरी जो आपका अनुप्रयोग है, हेनरी का जो नियम है इसके अनुप्रयोग क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है। अच्छा हेनरी के नियम में आपने समझा, मैं फिर से बोलो, हेनरी का नियम मतलब क्या है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि उसमें जो आपका मोल अंश है वो उसके अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि उसमें जो गैस द्रव में घुल रहा है, जैसे जैसे उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी सॉल्बिलिटी बढ़ती जाती है, आंशिक दाब बढ़ने के साथ साथ। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन में शायद आपने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा। एप्लीकेशन यानी कि क्या मैंने बोला, अनुप्रयोग। अब सपोज दैट मैंने बोला एक कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का मतलब थम्स अप है, कोई कुछ भी है जो भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह, गर्मी का सीजन चल रहा है कोल्ड ड्रिंक तो यूज ही करते होंगे। तो एक मेरे पास क्या है, ये कोल्ड ड्रिंक है, सपोज दैट ये कोल्ड ड्रिंक क्या है, बॉटल। ये कोल्ड ड्रिंक तो नहीं लग रहा, चलो कोई नहीं, ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है और इसमें क्या है, थम्स अप वगैरह कुछ भी होगा। और क्या, इसमें कुछ ठंडा पदार्थ। अब तेजी के साथ, अब इसको क्या करिएगा, इस जैसे सपोज दैट मेरे पास बॉटल है, अभी कोई है नहीं तो दिखाता आपको। अब इसको तेजी के साथ ऐसे हिलाइए और उसके बाद फिर इसको ढक्कन को खोलिएगा, खोलने के बाद क्या होगा, तेजी के साथ ये ऊपर फ्लो करेगा। ऐसा क्यों, पता है क्यों, क्योंकि भैया जो ये आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी था थम्स अप, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है और इसके अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है। अगर इधर का प्रेशर काफी हाई है और ये आपने टोटली बंद किया है, अब जैसे आप इसे खोल रहे हो, अब आपने इसको ऐसे हिला भी दिया तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। अब जब प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा और उसके बाद जैसे आपने इसको खोला, बाहर का क्या है, एटमॉस्फेयर, बाहर का वायुमंडलीय दाब कम होता है। अब ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जाना चाहता है, यानी कि मैंने क्या बोला, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाना चाहता है। इस कंडीशन में क्या होगा, तेजी के साथ फ्लो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऐसे मान सकते हो, हाई प्रेशर होता है, अधिक दाब होता है। क्या होता है आपका, अधिक दाब होता है। और ये बाहर का जो टेम्परेचर, बाहर का जो दाब होता है क्या होता है, कम दाब होता है। ये एटमॉस्फेयर, इसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, यहां पर क्या होता है, कम दाब। तो ये किधर से किधर जा रहा है, अधिक दाब से कम दाब की ओर, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जा रहा है। जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जाता है तो अब यहां से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तेजी के साथ ऐसे फ्लो करता है क्योंकि उसमें डिसॉल्व रहता है। अब बाहर जा रहा है तो तेजी के साथ फ्लो करता है। ये इसका क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा तक इसे क्या करिएगा, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं इसके बाद।